हेलो, मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जो है जिस प्रकार से बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से जो है थोड़े-थोड़े ज्ञान से आपको जो है हमें सफलता प्राप्त होती है। तो जो है निश्चित रूप में ये क्लासेस जो है आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जापान के संविधान के संदर्भ में रहेगा। मोस्टली रूप में हम जो बात करेंगे जापान के संविधान की बात करेंगे और जापान को सूर्योदय का जो है देश भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जापान जो है कि परमाणु विभीषिका की मार झेलने वाला एकमात्र जो देश है वो कौन सा था? जापान था। और जापान किस प्रकार से जो है धीरे-धीरे आज जो है विकसित राष्ट्रों की जो है श्रेणी में है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ का जो संविधान है जापान के जो संविधान, इसमें हमें कुछ अलग जो है विशेष जो है प्रमुख विशेषताएँ हमें अनोखी विशेषताएँ इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो हम जो है जापान के संदर्भ में अपन बात करेंगे। किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है, उस शासन व्यवस्था में उस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि संविधान ही जो होता है, उस देश की शासन व्यवस्था को क्या करता है? निर्धारित करता है। और शासन के जो 3 अंग होते हैं, उनको जो शक्तियाँ सौंपने का जो कार्य किया जाता है, वो संविधान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शासक और शासितों के बीच जो संबंधों का जो निर्धारण होता है, वो भी किसके माध्यम से होता है? वो संविधान के माध्यम से होता है। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो जापान का संविधान रहेगा, ठीक है? हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है कि 3 मई 1947 को जो है नया संविधान लागू हुआ। ध्यान रखना, 3 मई 1947 को जापान का संविधान लागू होता है। जापान का नया संविधान क्या होता है? लागू हुआ, ठीक है? जापान का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? और जो है इस जो लागू हुए संविधान को जापान को जो है युद्धोपरांत संविधान यानी युद्ध के बाद में जैसा आप जानते हैं कि 1939 से लेकर के और 1945 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। और जापान को परमाणु विभीषिका को जो है इसका सामना करना पड़ा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या गिराए गए थे? परमाणु बम गिराए गए थे। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और इसके साथ ही जो है जापान ने जो है घुटने टेक दिए थे और जो है इसी के साथ में युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो 3 मई 1947 को जापान का नया संविधान लागू हुआ। इस संविधान को जो है युद्धोपरांत संविधान या शांति संविधान भी जो है कहा जाता है। ध्यान रखना, शांति संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसे 100वां संविधान भी कहते हैं, ठीक है? कौन सा संविधान? 100वां संविधान। 100वां संविधान भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है? 100वां संविधान भी इसको जो है कहा जाता है। 100वां संविधान भी इसे कहा जाता है, ठीक है? और जो है इससे पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे मेजी संविधान था, जो कि नवंबर 1890 से लेकर के मई 1947 तक, इसमें कई परिवर्तन किए गए थे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो सम्राट के अधिकारों को अत्यंत सीमित करके, यहाँ सम्राट का शासन था तो उसके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है और जनता और उसके प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता का क्या था? हस्तांतरण था। ये जो है प्रमुख रूप से जो है इसमें चेंजिंग होता है। इसके अलावा यह राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर यात्रा थी, जिसे सफल और सार्थक करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को जो है यहाँ अपनाया गया है, ठीक है? इसके माध्यम से जो है संसदीय लोकतंत्र को जो है जापान में अपनाया जाता है। और मेजी संविधान का शीर्षक था जापान के साम्राज्य का संविधान, जबकि नए संविधान को जापान का संविधान भी जो है कहा गया। नए संविधान में प्रस्तावना सहित 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद है। ध्यान रखना, इसमें जो है अध्याय जो है 11 तो क्या है? अध्याय है। 11 अध्याय और 103 क्या है? अनुच्छेद है। नए संविधान में 11 तो अध्याय है और 103 क्या है? अनुच्छेद है, ठीक है? इसके अलावा जो है
जबकि मेजी संविधान में केवल 7 अध्याय थे, 76 अनुच्छेद थे और नए संविधान में 4 नए अध्याय युद्ध का जो है परित्याग। डियर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जापान एक ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो है यहाँ पर युद्ध का क्या किया गया है, परित्याग किया गया है। ठीक है, तो जापान का एकमात्र ऐसा संविधान है जो युद्धों का क्या करता है, परित्याग करता है, क्योंकि जापान ने युद्ध की विभीषिका को जो है देखा है, परमाणु विभीषिका का जापान क्या रहा है, शिकार रहा है। तो युद्धों का परित्याग किया गया है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है। संशोधन तथा सर्वोच्च कानून जो है इसमें शीर्षक जोड़े गए हैं नए संविधान के अंतर्गत। इसके अलावा पिछले संविधान में सभी शक्तियां सम्राट के हाथ में थी, जिनका प्रयोग वह प्रजा के लिए करता था और संविधान संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संविधान संशोधन यदि होना था तो सम्राट की सहमति से ही हो सकता था और शक्तियों के पृथक्करण को सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया था, पर व्यवहारिक रूप में जो समस्त जो शक्तियां थी इससे पहले वो किसके हाथों में थी, वो सम्राट के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, सम्राट के हाथों में थी। इसके अलावा जो है जापान का विकास हुआ पर साम्राज्यवादी ढांचे के आधार पर हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ पराजित होने के बाद जब मित्र राष्ट्रों के सुप्रीम कमांडर जनरल मैकार्थर के हाथों में जापान के सत्ता सूत्र आए तो ऐसे संविधान की आवश्यकता अनुभव की गई जो कि समय के अनुसार हो, समय के अनुकूल हो, जापान के अनुकूल हो, जिसके द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और जापान का असैनिकीकरण हो, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार शासन का क्या हो, संचालन हो। यद्यपि मैकार्थर के सहयोगियों द्वारा संविधान जो है निर्मित हुआ था, पर उसमें जापानी लोगों की भागीदारी भी थी तथा जापान के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा उसकी समीक्षा भी की गई और संविधान के मसौदे को जापान की संसद में भी विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके लिए सीमित समय प्राप्त हुआ और सम्राट की मोहर के साथ लागू हुआ। इस संविधान की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं डियर स्टूडेंट, कि अब सम्राट के हाथों से सत्ता निकल करके जो है प्रमुख रूप से जो है इसके हाथों में आ गई, इसका लोकतांत्रिकरण हो गया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें एक प्रस्तावना है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत क्या है, प्रस्तावना है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में होती है और प्रस्तावना किसी भी जो अधिनियम होता है, कानून होता है या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके जो मुख्य जो लक्ष्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उन सबको स्पष्ट करने का जो काम किया जाता है कौन करती है, प्रस्तावना करती है। तो जापान के संविधान के प्रारंभ में भी क्या दी हुई है, एक प्रस्तावना दी हुई है। आपको ध्यान रखना है 11 अध्याय इसमें 103 अनुच्छेद हैं और जापान के संविधान को शांति प्रिय ये कह सकता है कि युद्धोपरांत संविधान और शांति का संविधान भी जो है कहा जाता है, इसे 100वां संविधान भी कहा जाता है। और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 मई 1947 को क्या होता है, लागू होता है युद्ध के बाद में। ठीक है, तो जापान के संविधान की एक प्रस्तावना है जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, शासन प्रक्रिया और राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं उनको क्या करती है, ये स्पष्ट करती है। इसके अलावा जैसा प्रारंभ में है, हम जापान के लोग वाक्यांश से यहाँ का जो प्रिंपल्स है वो स्टार्ट होती है, शुरू होती है और जिसका अर्थ है कि यह संविधान जापान के नागरिकों के द्वारा क्या है, निर्मित है। ठीक है, कि जापान के नागरिकों के द्वारा निर्मित है और उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। जापान के जो लोग हैं, पीपुल है, उनके कल्याण के लिए जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो है जिसका अर्थ है कि यह प्रतिबद्धता भावी पीढ़ी के लिए भी लक्षित है। सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग और संपूर्ण लोगों के लिए स्वतंत्रता का वरदान प्रदान करना इस संविधान का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, कि संपूर्ण लोगों के लिए स्वतंत्रता का वरदान करना जो प्रदान करना है वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रमुख एम है, उद्देश्य है और जापान के विश्व में एक शांति प्रिय देश की छवि की कामना है। ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि जापान के लोग पृथ्वी पर सभी तरह के अत्याचार, दासता, दबाव, असहिष्णुता के खिलाफ हैं तथा वे ये मानते हैं कि दुनिया के सभी लोगों को निडर होकर के और शांति से रहने का सभी को क्या होता है, राइट होता है, सभी को क्या होता है, अधिकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा यहाँ की प्रस्तावना में जो है कहा गया। ठीक है, जापान के संविधान के प्रारंभ में क्या दी हुई है, प्रस्तावना दी हुई है और प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया।
इसी तरह जो है कि संविधान की प्रस्तावना में अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की झलक भी जो है यहाँ देखने को मिलती है। प्रथम वाक्यांश हम जापान के लोग उसी प्रकार प्रयुक्त हुआ है जिस प्रकार अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग का प्रयोग है, तो प्रस्तावना में अन्य कई वाक्यांश भी अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है वहां के जो प्रिंसिपल्स है उससे जो है ये क्या है मिलती हुई है। ठीक है, या कहें कि उससे प्रेरित है, प्रभावित है। डियर स्टूडेंट्स, तो पहली विशेषता आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखनी है कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रारंभ में क्या दी हुई है, प्रस्तावना दी हुई है। ठीक है, और प्रस्तावना में इन बातों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, जिसमें अत्याचार है, दासता है, दबाव है, असहिष्णुता है, उन सब के क्या है ये खिलाफ है। उसका क्या करते हैं जापान का के जो लोग हैं या जापान का जो संविधान है वो सबका क्या करता है, इनका विरोध करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है कि जापान का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। डियर स्टूडेंट, संविधान लिखित भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं। तो जापान का जो जैसे अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है। लिखित संविधान का मतलब कि निश्चित समय में जो है वहां के जो प्रतिनिधि है या संविधान निर्मात्री सभा है उसके द्वारा जिसका क्या किया गया हो, निर्माण किया गया हो। तो जापान का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। और ये संक्षिप्त भी है। संविधान में 11 अध्याय तथा 103 अनुच्छेद है और लगभग 5000 शब्दों में सिमटा यह संविधान 1 घंटे में भी जो है इसको पढ़ा जा सकता है आसानी से जापान की कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस प्रकार से इसको जो है संक्षिप्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो भी हम इसको जो है इसकी विशेषता के अंतर्गत हम चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जापान का जो संविधान है वो सीमित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, जिसको 1 घंटे के अंदर जो है इसको पढ़ा जा सकता है। तो पहली विशेषता प्रस्तावना, इसके अंतर्गत इस दूसरी विशेषता कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित संविधान है। इसके अलावा जो है अलंकारिक राजतंत्र। ठीक है, तीसरी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है अलंकारित राजतंत्र। अलंकारित क्या है, राजतंत्र। इसका मतलब क्या है, अलंकारिक जो है डियर स्टूडेंट सॉरी अलंकारिक। ठीक है, अलंकारिक राजतंत्र के जो है संविधान में परंपराओं का सम्मान करते हुए यहाँ पर जो है राजतंत्र को बनाए रखा गया है और वर्तमान लोकतंत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसका स्वरूप अलंकारिक व शक्तियां अत्यंत सीमित रखी गई है। सम्राट के पद को अलंकारित वर्णित करते संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यानी कि अलंकारिक राजतंत्र का मतलब कि आज भी जो है यहाँ पे क्या है, सम्राट। ठीक है, तो इसमें कहा गया है एक में कि सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा। सम्राट जो होगा राज्य व जनता की एकता का, राज्य व जनता की जो है एकता का क्या होगा, प्रतीक होगा। ठीक है, कौन, सम्राट। ठीक है, तो अलंकारिक हुआ, राजतंत्र के सम्राट आज भी हैं जो कि राज्य और जनता की एकता का क्या होता है, प्रतीक होता है। इसके अलावा राज्य से संबंधित सम्राट के समस्त कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी और सम्राट राज्य जो है सरकार के बारे में सम्राट के पास में कोई शक्ति नहीं होगी, ये कहा गया। ठीक है, कि सम्राट के पास जो है सरकार से संबंधित कोई शक्ति नहीं होगी। सरकार से संबंधित जो है शक्ति जो है सम्राट के पास में नहीं होगी। सरकार से संबंधित शक्ति सम्राट के पास जो है नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सम्राट के पास में नहीं होगी। ठीक है, तो केवल कैसा हो गया राजतंत्र, केवल अलंकारिक हो गया। कैसा राजतंत्र हो गया, अलंकारिक राजतंत्र हो गया। सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का प्रतीक होता है, वास्तविक शक्तियां सम्राट के पास में नहीं है। और जबकि मेजी संविधान जो था 1989 का, उसमें सम्राट को दैवीय स्वीकार किया गया था कि जो सम्राट है वो राजा या ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है और ठीक उसी प्रकार से उसकी आज्ञा का जो है ईश्वर की भांति पालन करना चाहिए।
और साम्राज्य का जो है प्रमुख माना गया था। कौन से संविधान में? मेजी संविधान में। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जापान के नए संविधान की बात कर रहे हैं, जो कि 3 मई 1947 को क्या होता है? लागू होता है, जिसे 100वां संविधान भी कहा जाता है, शांति का संविधान भी कहा जाता है। युद्धोपरांत जो है संविधान भी इसको जो है इस नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो है सम्राट को पवित्र और अनित्य कर्म मानकर के निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी। पहले जो है कि निरंकुश राजतंत्र था। जैसा आप जानते हैं राजतंत्र शासन के हम प्रकार देखते हैं, शासन के प्रकार, शासन के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट, शासन के जो प्रकार होते हैं, जैसे एक व्यक्ति का शासन होता है तो वो कौन सा होता है? राजतंत्र होता है। कुछ लोगों का शासन होता है तो कौन सा तंत्र होता है? कुलीन तंत्र होता है। सब लोगों का शासन होता है तो प्रजातंत्र या पॉलिटी होता है। ठीक है, लिए तो क्या है, जब राजा जनता के हित के लिए शासन करता है, स्वयं के हित में शासन न करके, उसको जो है सुद्रूप क्या कहा गया है? राजतंत्र। कुछ लोग जब जनता के हित के लिए शासन करते हैं तो कौन सा तंत्र होता है? कुलीन तंत्र। और प्रजातंत्र जब शासन की जो बागडोर है जनता के हाथ में होती है, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, तो उसको क्या बोलता है? प्रजातंत्र। लेकिन इनके जो है विकृत रूप भी हैं, जैसे अरस्तु ने बताया था, राजतंत्र किस में बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में। ठीक है, जब राजा स्वेच्छाचारी पूर्ण आचरण करता है, अपने हित के लिए शासन करता है, तो किस में बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में। इसमें प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और कुलीन तंत्र में जब कुछ लोग जब धन प्राप्ति को अपना ध्येय बना लेते हैं, केवल अपने हित में शासन करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? धनिक तंत्र में। ठीक है, किस कौन से तंत्र में? धनिक तंत्र में। और प्रजातंत्र जो है इसको इसका विकल्प रूप क्या कहा है? भीड़ तंत्र। ठीक है, तो शासन का ये कहा गया है कि भाई जो मेजिस कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें जो सम्राट था वो निरंकुश था। ठीक है, और जबकि इसमें केवल अलंकारित किया गया, केवल राज्य के और जनता की एकता का प्रतीक माना गया, और सरकार से संबंधित जो पावर थी, शक्ति थी, वो सम्राट के हाथों में नहीं थी। ठीक है, और भी जैसे शासन के प्रकार की, जब व्यक्ति शासन सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेता है और उसके आदेश ही कानून होते हैं, तो वो कौन सा तंत्र होता है? वो होता है अधिनायक तंत्र। कौन सा तंत्र होता है? अधिनायक तंत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेजिस जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें जो राजा था, सम्राट था, वो कैसा था? निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। इस संविधान के माध्यम से जो है इस बात को निर्धारित किया गया, और जो है उसी के अंतर्गत जो है मेजी के जनरल मैकार्थर, जिनके दिशा निर्देश में जापान के संविधान की रचना हुई। ध्यान रखना, जनरल मैकार्थर। ठीक है, किसके दिशा निर्देश में? जनरल मैकार्थर। जनरल मैकार्थर के निर्देशन में जापान के संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल मैकार्थर के निर्देशन में यहाँ के संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है। संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में जो है आपकी क्लास अच्छे से जो है समझ में आ रही होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अपन रिवाइजेशन कर लेंगे। किसी भी चीज को जब अपन बार बार पढ़ते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप में हमारे जो है समझ में आता है। ठीक है, तो जनरल मैकार्थर के निर्देशन में जापान के संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है। और जो है सम्राट के दैवीय अवतार को स्वीकार नहीं करते थे जनरल मैकार्थर, पर जापान के लोगों की सदियों से चली आ रही आस्था पर भी आघात नहीं करना चाहते थे। अतः सम्राट के पद को बनाए रखना और उसे शक्तिहीन बना दिया गया। सम्राट की जो भी शक्तियां थी, उनका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकता है, और मंत्रिमंडल सम्राट के प्रति नहीं बल्कि डायट के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, कि जो मंत्रिमंडल है वो सम्राट के प्रति नहीं बल्कि उसको डायट के प्रति क्या बनाया गया है? उत्तरदायी बनाया गया है। किसके प्रति? डायट के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, डायट क्या है? डायट यहाँ की व्यवस्थापिका है। ठीक है, जैसा डियर स्टूडेंट्स की जो व्यवस्थापिका होती है या विधायिका होती है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन व्यवस्था एक सदनीय भी होती है, द्विसदनात्मक भी होती है। जैसे एक सदनीय है तो चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। द्विसदनात्मक की बात करें तो हमारे भारतीय संसद है, इसके अलावा ब्रिटेन की संसद है, इसके अलावा जो है डाइट है, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा है, अमेरिका में क्या है? कांग्रेस है। ये सब क्या है? द्विसदनात्मक है। तो जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है, और जो मंत्रिमंडल होता है वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी न होकर के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? डाइट के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है मोस्टली ये विशेषता हमें यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का जो संविधान है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो अब तक विशेषताएं कौन कौन सी हो गई कि एक तो जो है इसमें प्रस्तावना है, जापान के संविधान में क्या है प्रस्तावना, इसके अलावा जो है लिखित संविधान है, जापान का जो संविधान है वो कैसा है लिपिबद्ध है, और इसके अलावा अलंकारित क्या है राजतंत्र है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी हम बात करें कि मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो डायट के प्रति, सम्राट के प्रति नहीं बल्कि किसके प्रति जवाबदेह होता है, डायट के प्रति, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें तो युद्ध का क्या किया गया है परित्याग। फोर्थ नंबर पे युद्ध का जापान के संविधान के माध्यम से क्या किया गया है परित्याग किया गया। जापान का एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जिसमें युद्धों का क्या किया गया है परित्याग किया गया है, रिनोसिएशंस ऑफ वॉर, ठीक है। इसमें कि जापानी संविधान का जो आर्टिकल जो 9 है, ध्यान रखना अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद जो 9 है ये महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं, क्या क्या, जैसे कि मेजी संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, जापान पर नियंत्रण करने वाले तत्कालीन मित्र देश जापान को दोबारा उस स्थिति में नहीं देखना चाहते थे जहां वह युद्ध के लिए तत्पर होकर विश्व शांति के लिए खतरा बन सके। और तीसरा, जापान ने भी युद्ध की विभीषिका झेली है, परमाणु विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जो है कौन सा है, जापान है। जापान ने तबाही का अनुभव किया, अतः ऐसा अनुभव दोहराना नहीं चाहता था। युद्ध के पश्चात सेना के विभिन्न अंगों को भंग कर दिया गया और सेना के उच्च अधिकारियों पर मुकदमे चले, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। बहुत से सैनिकों व सेना के अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली जापान में। तो नए संविधान की प्रस्तावना में ही युद्ध के जो परित्याग है उसकी बात सिद्धांत स्वीकार की गई है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग संपूर्ण काल में शांति के आकांक्षी हैं और अंतर्राष्ट्रीय समाज में जापान के लोगों में सम्मानजनक स्थान पाने की आकांक्षा भी जो है जाहिर इसमें व्यक्त की गई है। विश्व के अन्य संविधानों में शांति का वातावरण बनाने की बात को स्वीकार किया गया है, पर युद्ध का पूरी तरह से परित्याग करने का प्रावधान नहीं जोड़ा गया है, बल्कि जो है केवल जो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें युद्धों का क्या किया गया है परित्याग किया गया है। युद्ध का क्या किया गया है परित्याग। तो ये भी हमें जो है अनोखी विशेषता जापान के संविधान के अंतर्गत जो है देखने को मिलती है। इसके अध्याय 2 और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि न्याय व व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ईमानदारी से इच्छा रखते हुए जापान के लोग युद्ध को राष्ट्र की प्रभुता के अधिकार के रूप में, सत्य के प्रयोग और धमकी को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने के साधन के रूप में उसका क्या करते हैं त्याग करते हैं। और उपरोक्त लक्ष्य को पाने के लिए जल, थल, वायु सेना और युद्ध के अन्य साधनों की यहाँ व्यवस्था नहीं की जाएगी। सत्ता पर सेना का कब्जा न हो, अतः अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि शासन का प्रमुख आवश्यक रूप में जो है क्या होगा सिविलियन होगा। और उपरोक्त व्यवस्था की व्यावहारिकता पर कुछ समय बाद ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि जापान के लोगों ने आदर्शों व विश्व शांति की रक्षा के लिए युद्ध के परित्याग की बात को स्वेच्छा से स्वीकार किया। बाद में अनुभव किया कि आत्मरक्षा के लिए क्या है सेना की आवश्यकता है। तो जनरल मैकार्थर को भी जो है कोरियाई युद्ध के समय यह समझ आया कि निशस्त्र जापान अपनी रक्षा स्वयं कैसे करेगा, इसलिए आगे आने वाले समय में आत्मरक्षा के लिए इस नीति में आवश्यक क्या किए गए हैं बदलाव किए गए हैं कि खुद की रक्षा के लिए जापान अपनी रक्षा के लिए जो है के लिए इसमें कुछ क्या किए बदलाव किए, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता आती है 5वें नंबर पर द्विसदनीय विधायिका। 5वीं विशेषता की हम बात करें तो द्विसदनीय क्या है विधायिका है। जापान में द्विसदनीय क्या है विधायिका, ठीक है। और इसको क्या कहा गया है डायट। जापान की संसद को किसके नाम से जाना जाता है डायट के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये द्विसदनीय है। संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 42 के अनुसार डायट एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो विधायिका होती है वो उसका जो काम होता है वो क्या होता है कानूनों का निर्माण करना, ठीक है। कानूनों का क्या करना निर्माण करना, ये मोस्टली इसका जो है वर्क होता है कार्य होता है। तो ये द्विसदनात्मक है। और दो जो सदन है उच्च सदन को तो सभा सदन कहा जाता है, ठीक है। इसका जो उच्च सदन है सभासद सदन, कौन सा है सभासद सदन। उच्च सदन को क्या कहा गया है सभासद सदन। और जो है इसके अलावा
जिसमें 245 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य। ठीक है, सभा सदन में कितने सदस्य होते हैं? 245। और निम्न सदन में 400। इसका जो निम्न सदन है उसको प्रतिनिधि सदन। निम्न सदन कौन सा है यहाँ? निम्न सदन कौन सा है? प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि प्रतिनिधि सदन। ठीक है, कौन कौन से हो गए? तो सभासद सदन हो गया और एक प्रतिनिधि सदन। और इसमें जो सदस्यों की संख्या रखी गई है वो 465 सदस्य। कितने सदस्य? 465। ठीक है, 465 सदस्य। तो दो सदन द्विसदनात्मक है। उच्च सदन यहाँ पे सभासद सदन है और निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन। जबकि हमारे यहाँ भारत में हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद, उसमें उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है, जबकि जापान में उच्च सदन सभासद सदन है और निम्न सदन कौन सा है? प्रतिनिधि सदन है। तो इस तरह से राष्ट्रीय डाइट का जो भवन है वो टोक्यो में स्थित है। ध्यान रखना, ये जो स्थित है कहाँ पे है? टोक्यो में। टोक्यो में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। भारत की राज्यसभा की भांति जो है यहाँ का जो उच्च सदन है, सभासद है, ये जो है स्थायी सदन है। इसके आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। और निम्न सदन का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, इसके कार्यकाल की बात करें तो कितना है? 4 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। जबकि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, और इसके उच्च सदन का जो कार्यकाल उच्च सदन का कितना होता है? 6 वर्ष, राज्यसभा की भांति। और ये भी स्थायी सदन है यहाँ पे। इसके अलावा जो है शक्ति की दृष्टि से निम्न सदन अधिक शक्तिशाली है। विधेयक उच्च सदन में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, पर विधेयक में संशोधन कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। यदि दोनों सदनों में विरोध हो तो ऐसी स्थिति में निम्न सदन विधेयक को दोबारा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वह पारित माना जाता है। इस प्रकार उच्च सदन की भूमिका यहाँ पर क्या है? विलंबकारी है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा को विलंबकारी क्या होती है? शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद में संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट जो विशेषताओं की बात करें अपन तो संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। और भारत में कौन सी व्यवस्था को? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निर्मित होगी और उसी के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी और उसके विश्वास पर्यंत जो है अपने पद पर जो है कार्यपालिका क्या होती है? बनी रहती है। तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है कि संसदीय व्यवस्था के सभी आवश्यक तत्वों को अपनाया गया है। जैसे संसदीय व्यवस्था के आवश्यक जो तत्व होते हैं, जैसे कि नाम मात्र का प्रधान यहाँ पर कौन है? सम्राट है। कौन है? सम्राट। ठीक है, जापान में नाम मात्र का प्रधान किसे माना गया है? सम्राट को बनाया गया है। इसके अलावा वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। इसके अलावा कार्यपालिका में व्यवस्थापिका में सामंजस्य किया गया है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की गोपनीयता। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जो विशेषताएं हैं ये महत्वपूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था की है। तो ये हमें जो है जापान के संविधान या जापान की जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। संसदीय शासन व्यवस्था को जो है जापान में क्या किया गया है? अपनाया गया है। ठीक है, तो ये विशेषता होगी। इसके अलावा उपरोक्त जो सभी विशेषताएं हैं ये इंग्लैंड के शासन में भी है, ब्रिटेन के शासन में भी है, भारत में भी है। और भारत में नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। जबकि जापान और इंग्लैंड में नाम मात्र का जो है वो कौन है? सम्राट है। कौन है? सम्राट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जापान के मंत्रिमंडल की 2 विशेषताएं हैं कि अनुच्छेद 66 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को असैनिक होना चाहिए तथा 68 के अनुसार अधिक संख्या में मंत्री डाइट में से ही जो है चुने जाते हैं। कहां से चुने जाते हैं? डाइट में से ही। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो जापान में जो सर्वोच्च है वो कौन है? संविधान। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। संविधान की किसको अपनाया गया है? सर्वोच्चता को। ठीक है, कि
संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों अन्य उच्च पदस्थ उत्तरदायी व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे संविधान का सम्मान करें और उसकी क्या करें, अनुपालना करें। इस प्रकार से जो है संविधान यहाँ पर सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी है। इसके अलावा जनतांत्रिक व्यवस्था, नेक्स्ट जो विशेषता है जनतांत्रिक व्यवस्था, जनतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। जनतांत्रिक व्यवस्था का जो है कि सरकार जनता की पवित्र धरोहर, सरकार को किसकी धरोहर माना गया है, जनता की धरोहर माना गया है। और जिसकी सत्ता लोगों से प्राप्त होती है, जिसकी सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है, प्रयुक्त होती है, और जिसका लाभ जनता के द्वारा जो है क्या किया जाता है, उठाया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली रूप में जो है जापान में जनतांत्रिक व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और सरकार जो होती है, गवर्नमेंट है, वो किसकी धरोहर मानी गई, उसको जनता की धरोहर माना गया है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट सार्वभौमिक सत्ता जनता के हाथों में रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता कि सार्वभौमिक जो सत्ता है, सार्वभौमिक सत्ता वो किसके हाथों में है, जनता के हाथों में। किसके हाथों में, जनता के हाथों में रखी गई है। डियर स्टूडेंट्स कि जो है जापान के संविधान की प्रस्तावना में हम जापान के लोक से प्रारंभ होती है। इस वाक्यांश में अनेक निहितार्थ हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है और जनता में सभी जाति, धर्म, लिंग के लोग शामिल हैं। सम्राट भी अपनी शक्ति जनता से ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, जनता से। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सम्राट अपनी पद स्थिति को जनता की इच्छा से प्राप्त करता है। जनता जिसके पास सार्वभौमिक सत्ता है। सम्राट के यद्यपि कुछ कार्य हैं वे प्रतीकात्मक है, सरकार से संबंधित कोई शक्ति सम्राट के पास में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। न्यायपालिका डियर स्टूडेंट सरकार का तीसरा अंग होती है, सभी जानते हैं आप, और जिसका प्रमुख काम होता है वो कानूनों की व्याख्या करना होता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना। ये जो है न्यायपालिका का प्रमुख क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है, कानून की व्याख्या करना, ठीक है। तो न्यायपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, एक प्रतिबद्धित न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका वह न्यायपालिका होती है जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जजमेंट करती है। इसके अलावा प्रतिबद्धित न्यायपालिका वह न्यायपालिका होती है जिसके हाथ में प्रमुख रूप से सत्ता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, जजमेंट करती है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और जापान में भी जो है कौन सी न्यायपालिका को अपनाया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को। तो ये एक विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है कि संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है और अनुच्छेद जो 76 है उसके अनुसार न्यायाधीशों को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों से स्वतंत्र है और शासन के किसी भी अंग को न्यायिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए। न्यायाधीश किसी के अधीन काम नहीं करते हैं, वे सिर्फ संविधान और कानून के से संचालित होते हैं। और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसे न्यायाधीश के कार्यकाल के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों को पद से हटाने का एकमात्र तरीका यहाँ पे महाभियोग है, भारत की भांति। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उसे किसी मंत्रालय से जोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा कार्यपालिका द्वारा किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। न्यायाधीश निर्धारित निश्चित आयु तक अपने पद पे बने रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और जो स्वतंत्रता प्रदान करती है न्यायपालिका को कि न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन को यहाँ पे क्या किया गया, अपनाया गया, ठीक है। तो जुडिशियल जो रिव्यू है और जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो न्यायालय को और अधिक जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो है बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए जो कानून होते हैं उनकी न्यायालय क्या करता है, समीक्षा करता है, जांच करता है और उसे अगर ऐसा लगे कि ये जो कानून बनाए गए हैं जो लागू किए गए हैं कि नागरिकों के अधिकारों के क्या है, खिलाफ है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान का जो है कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं, संविधान के विपरीत है, तो ऐसे कानूनों को न्यायालय को रद्द या शून्य घोषित करने की क्या होती है, पावर होती है। तो
इसी को जो है न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है और न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका की देन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है यहाँ पर जो है अपनाया गया है, जो कि न्यायपालिका की और स्वतंत्रता को जो है क्या करता है, स्थापित करता है। तो कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय डाइट के द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता को जांचने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का भी क्या है, अधिकार है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है, जटिल है। ठीक है, हमारा भारतीय जो संविधान है वो कठोर भी है और क्या है, लचीला भी। और 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो जो है किसके पास में है, संसद के पास में है। जैसे 3 प्रक्रियाएं हैं भारत के संदर्भ में, अपन बात करें अपने देश के संदर्भ में, तो इस संसद के कुछ संशोधन तो संसद के साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कर लिए जाते हैं, और कुछ संशोधनों को करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरी जो प्रक्रिया वो और अधिक जो है क्या है, जटिल है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडलों की क्या होती है, स्वीकृति आवश्यक होती है। तो लचीला भी है और कैसा है, कठोर भी है। जबकि यहाँ पर जो जापान की संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, जटिल है। कैसी है, जटिल। तो जापान का संविधान कैसा हुआ, कठोर संविधान हो गया। ठीक है, यहाँ का जो संविधान है कैसा संविधान है, कठोर संविधान है, अमेरिका की भांति। ठीक है, कैसा संविधान है, कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। जापान में नया संविधान लागू होने के बाद अभी तक संविधान में एक भी संशोधन नहीं किया गया है। ये देखो आप विशेष बात जो है, और उपरोक्त तथ्य का प्रभाव है। इसके अलावा एकात्मक शासन व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया। नेक्स्ट जो विशेषता आती है कि एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, इसको अपनाया गया। एकात्मक शासन व्यवस्था के यद्यपि शासन प्रशासन की दक्षता कुशलता के लिए पर्याप्त विकेंद्रीकरण की यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। अमेरिका और भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के कानून निर्माण के अपने अपने क्या है, अधिकार क्षेत्र है। अमेरिका संघ के राज्य पर्याप्त स्वतंत्र है, प्रत्येक राज्य की अपनी कानूनी व्यवस्था है, और यद्यपि संघीय कानून जो है सभी पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। जापान में डाइट को ही कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है, और जो डाइट है वो संपूर्ण देश के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है, राज्यों के लिए भी। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसी व्यवस्था होगी, एकात्मक व्यवस्था होगी। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से जापान 3 स्तर पर विभाजित है, राष्ट्रीय, प्रोफेक्यूरल और म्युनिसिपल। राष्ट्रीय स्तर के बाद 47 प्रीफेक्चर्स हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए केन व शहरी क्षेत्र के लिए फू शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। सबसे निचले स्तर पर शहरी व ग्रामीण म्युनिसिपैलिटी है। तो कानून की दृष्टि से या शासन की दृष्टि से, सॉरी ध्यान रखना, शासन की दृष्टि से संपूर्ण देश के लिए एक ही कानून, सत्ता के केंद्र टोक्यो स्थित डाइट के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं वो क्या होते हैं, संचालित होते हैं। इसके अलावा प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए कुछ शक्तियां निचले स्तरों को प्राप्त है, पर वे ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें वापस भी लिया जा सकता है। जापान के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था पर अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट है। इसके अलावा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, यहाँ के संविधान में क्या मिलते हैं, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं अधिकार मानव के लिए, मानव जीवन के लिए क्या होता है, मौलिक होता है, अपरिहार्य होता है, और अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो मानव के सर्वांगीण विकास की जो पहली जो कंडीशन है, शर्त है, वो अधिकार है। व्यक्ति की वे न्यायोचित मांगे होती हैं जो समाज के समक्ष रखता है, और समाज उनको मान्यता प्रदान करता है, और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो अधिकारों के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है, समाज को। लागू कौन करता है, राज्य करता है, जिसमें राज्य के द्वारा भी क्या नहीं किया जाता है, हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। और जो ड्यूटीज होती है, अधिकार और जो कर्तव्य होता है एक दूसरे के क्या होता है, पूरक होता है। अधिकार है तो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है तो क्या है, अधिकार। तो जापान के संविधान में भी जो है अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो है सभ्य समाज की पहचान वहां के नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं,
और इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण भी आवश्यक है। तो जापान के संविधान का जो अध्याय 3 है उसमें नागरिकों के क्या है अधिकार है और भाषण, लेखन, प्रकाशन, जनसभा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके अलावा विचारों की स्वतंत्रता, और भी हम बात करें तो जो है मोस्टली जो है ये अधिकार है। जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। समान शिक्षा, श्रम, वेतन के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य करने का अधिकार, इसके अलावा मजदूरों को संगठित होने का अधिकार। तो इस तरह के जो है जनरली यहाँ पे अधिकार है। और नागरिकों के कर्तव्यों की भी एक छोटी सी सूची है जिसमें सभी लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रबंध, कार्य करने का कर्तव्य आदि, कर अदा करने को नागरिकों का क्या माना गया है, कर्तव्य माना गया है। ठीक है। हालांकि मेजी संविधान में भी अधिकारों की व्यवस्था थी, पर सम्राट के कृत्यों को या कानून को असंवैधानिक घोषित जो है नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जापान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो मतलब होता है कि राज्य द्वारा जो है संरक्षित कोई धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को राज्य के द्वारा विशेष आर्थिक अन्य सहायता नहीं दी जाएगी। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए जापान की धार्मिक सामाजिक संरचना भी जो है वहां पे जाना आवश्यक है कि जापान में सामान्यतः कौन कौन से लोग रहते हैं। एक तो जो धर्म के शिंतो, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। शिंतो धर्म में राज्य की दैवीय उत्पत्ति और दैवीय अधिकार की स्वीकृति है। तो जनरल मैकार्थर की देखरेख में निर्मित नए संविधान राज्य सत्ता को धर्म सत्ता से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की धार्मिक आस्थाएं नहीं है, पर वे उनकी व्यक्तिगत भावनाएं, आस्थाएं हैं, राज्य द्वारा किसी धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है। जापान में ऐसे भी लोग हैं जो शिंतो और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कुछ लोग दोनों धर्मों में आस्था रखते हैं। ठीक है। तो ऐसा राज्य तो धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, तो उसको कौन सा राज्य बोलता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता जो आती है वो है वयस्क मताधिकार। ठीक है। अगली जो विशेषता है वयस्क मताधिकार, कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जो है वयस्क मताधिकार जो है प्रदान किया गया है। और जो है विश्व के जैसे प्रजातांत्रिक देशों की भांति जापान में भी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया गया है, लेकिन जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वित्तीय योग्यता भी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा सर्वाधिकारवाद से यहाँ पे मुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, ठीक है, इसको अपनाया गया है। ये विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक स्वरूप है। स्थानीय स्वशासन भारत में भी है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के प्रशासन में स्थानीय लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए और वहां के लोगों को कुछ अधिकार सौंपना ताकि वो अपने क्षेत्र में क्या करा सकें, विकास करा सकें। तो इस प्रकार से जो है स्थानीय स्वशासन को यहाँ पर जो है अपनाया गया है। विकेंद्रीकरण के संदर्भ में प्रयास तो किया गया, लेकिन शासन का स्वरूप एकात्मक होने के कारण से जो है स्थानीय शासन के सीमित अधिकार और क्या है, संसाधन है। ठीक है। नेक्स्ट सैन्य शक्तियां। सैन्य जो शक्तियां हैं कि संविधान के अनुच्छेद 60 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री अन्य पदाधिकारियों को असैनिक अधिकारी होंगे। सेना मंत्रिमंडल की किसमें रहेगी? नियंत्रण में रहेगी। किसके नियंत्रण में रहेगी? मंत्रिमंडल के नियंत्रण में रहेगी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो है जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर हमने चर्चा की है। निश्चित रूप में जो है महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, बातें हैं, वो आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत थैंक्स।